नमस्कार साथियों। आज हम सांख्य योग दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सांख्य योग दर्शन में प्रकृति का स्वरूप व उसके अस्तित्व के प्रमाण, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रकृति के अस्तित्व के मोटे तौर पर ये 5 प्रमाण हैं। इसके मैंने PDF फाइल आपको सेंड कर दी है, लेकिन हमें समझना भी होगा कि प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति की आवश्यकता क्यों हुई और प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण कौन कौन से और प्रकृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। प्रकृति सांख्य दर्शन ये कहता है कि जब भी हम संसार के कार्यों की ओर देखते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, टेबल, कुर्सी, नदी, मन, अहंकार, महल, इनको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे कार्य हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है और ये सारे कार्य हैं। इस प्रकार ये विश्व जो है ये कार्यों की एक श्रृंखला है। विश्व जो है वो कार्यों का एक प्रवाह है। कार्यों के प्रभाव को जानने के बाद में हमें ये चीज दिमाग में आती है कि जब ये कार्यों का प्रवाह है तो इन कार्यों को उत्पन्न करने वाली सत्ता कौन सी होगी। कार्य है, कार्य उत्पन्न हुए हैं तो इनको उत्पन्न करने वाली कोई शक्ति भी होगी। तो वो शक्ति जो है उसका नाम इन्होंने कारण दिया है और वो कारण जो है उसको इन्होंने प्रगति बोला कि विश्व जो है वो एक कार्यों की श्रृंखला है, कार्यों का प्रवाह है और उन कार्यों को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है, जो कारण है, वो ही प्रगति है। लेकिन प्रगति ही क्यों? विश्व का कारण जो हमने माना वो प्रगति को ही क्यों माना जाए? तो सांख्य दर्शन ये कहता है कि जब हम विश्व का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तब हम देखते हैं विश्व में मोटे तौर पर 2 चीजें हमें दिखाई देती है। एक तो स्थूल वस्तु और एक है सूक्ष्म वस्तु। स्थूल वस्तुएं वे होती है जो हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा दिखाई देती है, जैसे नदी है, पर्वत है, टेबल है, कुर्सी है, मकान है, पशु है, मनुष्य है, ये सारी वस्तुएं, ये सारी वस्तु स्थूल वस्तुएं। और दूसरी वस्तुएं सूक्ष्म वस्तुएं, जैसे तन्मात्राएं। फूल है वो स्थूल है, लेकिन फूल की सुगंध जो है वो तन्मात्राएं है, सुगंध। यानी जो चीज हम केवल महसूस कर सकते हैं। वायु जो है, वायु को भी इन्होंने तन्मात्र माना है। तो मन जो है, अहंकार जो है, ये सारी वस्तुएं जो है ये सूक्ष्म है। तो यदि हम विश्व के कारण की ओर बात करें तो सांख्य दर्शन कहते हैं कि जब भी हम कारण की बात करते हैं तो हमें हमारे सामने एक ऐसा कारण होना चाहिए जो विश्व के सूक्ष्म वस्तुओं के साथ साथ स्थूल वस्तुओं की भी व्याख्या कर सके। कुछ दर्शनों में, न्याय दर्शन में, चार्वाक में ये माना गया है कि 4 प्रकार के या 5 प्रकार के परमाणु जो है, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, ये परमाणु हैं, ये ही विश्व के आदि कारण हैं। इनको ही विश्व का कारण मानना चाहिए। सांख्य कहता है कि ये मत मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यदि हमने परमाणुओं को कारण माना तो परमाणु क्योंकि स्थूल है तो स्थूल के द्वारा स्थूल वस्तुओं की व्याख्या हो जाएगी, लेकिन जो चेतना है, जो अहंकार है, जो महत है, जो चित्त है, इन सूक्ष्म वस्तुओं की व्याख्या परमाणु के द्वारा संभव नहीं है। अतः विश्व का कारण जो है वो परमाणु को नहीं माना जा सकता। अद्वैत वेदांत जो है, महायान बोध है, वो ये मानते हैं विश्व का कारण जो है वो चेतना है। सांख्य कहता है कि चेतना को भी कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि हमने चेतना को कारण मान लिया तो चेतना क्योंकि सूक्ष्म है तो इससे सूक्ष्म वस्तुओं की व्याख्या तो हो जाएगी, लेकिन स्थूल वस्तुएं जो है, नदी, पर्वत, पहाड़, ये भौतिक वस्तुएं जो है, इनकी व्याख्या चेतना के द्वारा संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए विश्व का कारण चेतना को भी नहीं माना जा सकता। सांख्य कहता है कि विश्व जो है, विश्व की अगर हमें कारण की बात करें तो उस कारण में ये योग्यता होनी चाहिए कि उसके द्वारा नदी, पर्वत आदि स्थूल वस्तुएं, मन, अहंकार, तन्मात्राएं जैसी सूक्ष्म वस्तुएं, दोनों की ही व्याख्या करने में वो समर्थ हो। उसमें ये गुण हो कि वो स्थूल वस्तुएं और सूक्ष्म वस्तुएं दोनों प्रकार की वस्तुओं की व्याख्या कर दे। ऐसा कारण, ऐसा तत्व जो है, समर्थ कारण जो है वो एक ही है प्रगति। यानी प्रगति ही वह तत्व है, आदि तत्व है, जिसके कारण संसार की सारी प्रकार की सूक्ष्म और स्थूल वस्तुओं की व्याख्या हो पाना संभव होता है। इसलिए प्रगति ही वह प्रमुख
कारण है, इसलिए इसको ये प्रधान भी बोलता है। प्रधान क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले है, सबसे पहले, षष्ठी इसके बाद में है, ये षष्ठी से पहले है, इसलिए इसको प्रधान बोला गया। ये मुख्य है, ये अहेतुक है, मतलब इसका कोई कारण नहीं है। संसार की सारी वस्तुओं का कोई न कोई कारण है, लेकिन इसका स्वयं का कोई कारण नहीं है, अहेतुक है, यह स्वतंत्र है, ये किसी पर आश्रित नहीं है, यह तीन गुणों से युक्त है। प्रकृति का है क्या? प्रकृति की अगर समझ शब्दों में डेफिनेशन दें कि प्रकृति है क्या, तो गुणानाम साम्य अवस्था और प्रकृति, ये प्रकृति की डेफिनेशन है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति। तीन गुण कौन से? सत्व, रज व तमस या तमोगुण। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। गुणानाम साम्य अवस्था प्रकृति, ये तीनों गुण जो है सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के अंतर्गत घटक हैं। इन तीनों से मिलकर ही प्रकृति बनती है। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था से ही प्रकृति बनती है। अब साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ? साम्य अवस्था का मतलब है जब प्रत्येक गुण है वो अपने वर्ग में ही रहता है। जैसे सत्व जो है वो सत्व में ही रहे, रज रज में ही रहे, वो तमस है तो तमो गुण जो है वो तमो के अंतर्गत ही रहे। यानी प्रत्येक गुण जब अपने वर्ग में ही रहे तो इसे साम्य अवस्था बोलते हैं, इसे शांत अवस्था भी बोलते हैं। जब ये शांत अवस्था होगी तब प्रकृति से विकास की क्रिया आरंभ नहीं होगी। प्रकृति की ये प्रलय अवस्था के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यानी जब साम्य अवस्था होगी तो प्रत्येक गुण अपने वर्ग में रहेगा, तो ये साम्य अवस्था है, ये शांत अवस्था है, ये प्रलय अवस्था है। इसमें कोई भी रचना नहीं संभव होगी, कोई भी कार्य, कोई भी उत्पत्ति संभव नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सत्व का रूपांतर तमस में और तमस का रजस में होगा, प्रगति में विरूप परिवर्तन, यानी प्रगति से वस्तुएं उत्पन्न होना, सृष्टि उत्पन्न होना संभव हो जाएगा। तो लेकिन जब तक ये संभव है, जब तक ये गुण अपने अपने वर्ग में रहेंगे, तब तक उस सारी चीज को हम प्रगति के नाम से बोलेंगे। तो प्रगति कोई अलग से, इन तीनों गुणों से अलग कोई चीज नहीं है। तीनों गुणों का सम्मिलित योग जो है कोई प्रगति है। प्रगति सत्व नहीं है, प्रगति रज नहीं है, प्रगति तम नहीं है। प्रगति सत्व, रज, तम, इन तीनों के समुच्चयों का नाम है। ये तीनों जब एक साथ रहते हैं तो उसी का नाम प्रगति है। इसलिए इसको त्रिगुण संपन्न बोला गया है। त्रिगुणात्मक, प्रगति को त्रिगुणात्मक बोला गया है। प्रगति तीनों गुणों से संपन्न है, त्रिगुणात्मक है। प्रगति के लिए अलग चीज क्या है? इसको अविद्या बोला गया। ये ज्ञान का विरोधी है, क्योंकि ज्ञान का समर्थन करने वाला कौन है? पुरुष है, आत्मा है, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, और ये है ज्ञान का विरोधी, इसलिए इसको अविद्या बोला गया है। प्रगति जो है वो निष्क्रिय है, तो सॉरी, प्रगति जो है वो सक्रिय है, अचेतन भी है। प्रगति में हर क्षण परिवर्तन होता है। प्रगति सक्रिय, प्रगति एक क्षण भी शांत होकर नहीं बैठ सकती, ये कहा है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। प्रगति जो है वो अचेतन है। प्रगति है अचेतन होने के कारण इसको जड़ बोला गया है। प्रगति जो है वो जड़ भी है। अब प्रगति जो है वो विषय है, इसको विषय भी बोला गया है। प्रगति और पुरुष में एक अंतर वो है, प्रगति जो है वो अनेक नहीं है, प्रगति है वो एक है। जबकि जब अपने पुरुष की बात करते हैं तब अपने ये बात करते हैं कि पुरुष जो है, आत्मा जो है वो
अनेकात्मवाद सांख्य का सिद्धांत है अनेक पुरुषों के साधन में, क्योंकि अनेक आत्माओं की सत्ता में विश्वास करता है, इसलिए इसे अनेकात्मवाद सिद्धांत भी इसका है। लेकिन जब अपने प्रकृति की बात करते हैं तो यहाँ ये एकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि प्रकृति जो है वो एक ही है, प्रकृति जो है वो एक ही है, एक ही प्रगति से सारा जगत जो है वो विकसित होता है। इसके अलावा ये समन्वयात्मक है, समन्वयात्मक का गुण भी इसमें है। समन्वयात्मक मतलब विश्व की प्रत्येक वस्तु में सत्व रज तम ये तीनों गुण होते हैं। तीनों गुण होते हुए भी वे वस्तुएं जो है वो कुछ ऐसे गुण रखती हैं जिसके कारण उनमें एक सामान्यता की लहर दौड़ती है। प्रत्येक वस्तु में सुख दुख और मोह, ये सुख दुख और उदासीनता, ये तीन चीजें उत्पन्न करने की शक्ति होती है। विश्व में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें सत्व रज तम ये तीनों गुण नहीं हो। तो लेकिन इन तीनों गुण, ये तीनों गुण एक दूसरे से भिन्न है, भिन्न होते हुए भी उनमें एक सामान्यता की लहर होती है, उनमें आपस में कोई विरोध नहीं होता। एक व्यक्ति है उसके सत्व भी है, रज भी है, तम है, तीनों गुण अपने अपने में एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन फिर भी ये तीनों सम्मिलित रूप में रह सकते हैं। ये इसको समन्वयवाद भी बोला गया है। प्रकृति को परसोधर्मी भी बोला गया है। प्रकृति को परसोधर्मी मतलब जिससे जो किसी अन्य जीव को उत्पन्न कर सकने वाला हो, जो जिसके कारण कोई अन्य चीज उत्पन्न होती हो, क्योंकि यह प्रकृति है इससे अन्य चीज उत्पन्न होती है, मतलब इससे सारा संसार उत्पन्न होता है। सारा संसार जो है वो प्रकृति के विकास से ही जनित होता है, इसलिए इसको परसोधर्मी भी कहा गया है। तो सारा जगत जो है वो प्रकृति से ही विकसित हुआ है, इसलिए इसको परसोधर्मी की संज्ञा भी दी गई है। प्रकृति जो है वो आदि कारण है, उससे पहले कोई कारण नहीं है। और प्रकृति जो है वो विषय है, विषय नहीं है, क्योंकि जब आपने प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष जो है वो विषय है, लेकिन प्रकृति जो है ये विषय है। प्रकृति जो है वो इस जगत का दर्शन करना चाहती है, जबकि पुरुष जो है वो इस जगत को भोगना चाहता है। प्रकृति अपने आप को दिखाना चाहती है और पुरुष उसको देखना चाहता है। जब दोनों की एक दूसरे की अपेक्षा, दोनों की आवश्यकताएं जब एक दूसरे के साथ पूरी होती है तो दोनों को एक दूसरे की सहयोग की आवश्यकता होती है। कि प्रकृति चाहती है कि मैं जगत को देखूं तो पुरुष मेरा सहयोग करे, और पुरुष चाहता है कि जब मैं भोगूं तो प्रकृति मेरा सहयोग करे। तो दोनों जब एक दूसरे सहयोग करते हैं तो सहयोग से ही विकास की यात्रा जो है वो प्रारंभ होती है। तो प्रकृति की सत्ता जो है, प्रकृति के गुणों को जानने के बाद में प्रकृति के प्रमुख जो अस्तित्व के प्रमाण में वो ये है कि वेदानां परिमाणात्, यानी सारी वस्तुएं जो है जगत की वस्तुएं जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही सीमित है, सापेक्ष है, लेकिन एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए जब सारी वस्तुएं असीम है, सारी वस्तुएं सापेक्ष है, सारी वस्तुएं जो है वो सीमित है, तो एक कोई वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो असीम हो, जो निरपेक्ष हो, जो स्वतंत्र हो, वो वस्तु प्रकृति है। वेदानां समन्वयात्, विश्व की सारी वस्तुएं जो है वो सत्व रज तम ये गुण रखती हुई भिन्न वर्गों वाले गुण रखते हुए भी ऐसे गुण रखती है जिनके कारण उनमें एक सामान्यता की लहर दौड़ती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक वस्तु में सत्व रज तम ये तीनों भिन्न गुण होते हैं, फिर भी उनमें कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनके कारण उनमें एक सामान्यता की लहर दौड़ती है। तो ऐसा कारण हमें इस विश्व का मानना होगा जिसमें वो तीनों गुण हो, और उन तीनों गुणों के साथ साथ वो संसार की सारी वस्तुओं को एकता के सूत्र से बांधने वाली भी हो। ऐसी वस्तु एक ही है, वो प्रकृति है। कार्यतेश पर्वतेश, यानी सारे कार्य जो है वो अपने कारण में अव्यक्त रूप से या बीज रूप में ही विद्यमान होते हैं। सारे कार्य जो है वो अपने कारण में अव्यक्त रूप से या
बीज रूप में विद्यमान होते हैं। जब भी कारण से कार्य का निर्माण होता है तो वो अव्यक्त जो चीज होती है वो व्यक्त हो जाती है। ये चीज बताई गई इस पॉइंट में कि जो अव्यक्त चीज है तो विकास का वो मतलब क्या है? विकास का मतलब उत्पन्न होना नहीं है। विकास का मतलब है अव्यक्त से व्यक्त हो जाना। वो कार्य जो भी होगा वो अपने उत्पन्न होने से पहले कार्य में बीज रूप में विद्यमान होगा और जब वो व्यक्त होगा तब उसे अपने कार्य की संज्ञा देते हैं। ये संसार जो है यह प्रकृति में बीज रूप में विद्यमान है। यह संसार जो है ये सूक्ष्म रूप में प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन जैसे ही प्रकृति से कार्य का निर्माण होता है यह जगत जो है ये अपने स्थूल रूप में या व्यक्त रूप में बाहर आ जाता है। कार्य कार्य विभाग यानी कारण और कार्य दोनों में भेद भी होता है। भेद होता है इसलिए हम एक चीज को जो कार्य है उसको हम जगत की संज्ञा देते हैं और दूसरा जो चीज है जिसने जगत को उत्पन्न किया है उसको हम कारण का नाम देते हैं, उसको हम प्रकृति का नाम देते हैं। तो दोनों में विभागात, दोनों में भेद भी है, लेकिन विभागात व्यस्त रूप यस्य यानी दोनों में तादाद में संबंध भी है। भेद का मतलब यह नहीं है कि दोनों को हम दो सत्ताएं मान लें, दोनों चीज एक ही है, लेकिन हमें कारण और कार्य में नाम रूप से तो भेद करना ही होगा। पहला कारण जो है कारण माने हम किसी को और इसको कार्य माने, तो प्रकृति और दूसरा है विश्व। ये तो इनमें दोनों में भेद तो है, क्योंकि नाम रूप का भेद है। अगर दोनों को हमने इसको प्रकृति नाम दिया इसको प्रकृति नाम दे तो फिर तो इसमें अंतर रहेगा नहीं, इसलिए इसमें नाम रूप का भेद तो है। ये बिंदु कहता है दोनों में भेद है, इससे सिद्ध होता है इसकी प्रकृति की सत्ता है। और इसमें अविभागात व्यस्त रूप जैसे यानी भेद तो है लेकिन दोनों में तादाद में संबंध है, दोनों में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। अगर तत्व की दृष्टि से अपने बात करें तो तत्व दृष्टि से कारण और कार्य दोनों में तादाद में संबंध है, दोनों में अभेद संबंध है, दोनों अभिन्न है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि तत्व की दृष्टि से अपने बात करें तो कारण और कार्य दोनों जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कारण और कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जब अपने व्यवहारिक सुविधा की दृष्टि से देखते हैं तब हमें ये मानना पड़ता है कि जो श्रृंखला है, जो चीज उत्पन्न हुई है वो तो कार्य है और जिसने उत्पन्न किया है वो कारण है, वो प्रकृति है। तो प्रकृति और उसके अस्तित्व के परिणाम, ये आपका टॉपिक संपन्न होता है। नमस्कार, धन्यवाद।